हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुगलकालीन कला संस्कृति स्थापत्य की, और इसी कड़ी में हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास में देखा कि बाबर के समय की कुछ इमारतों की बात करी हमने, बाबर के समय के बागों की बात करी, कौन कौन से बाग उसने लगवाए। ठीक है, साथ ही साथ हमने हुमायूं की थोड़ी सी चर्चा करी, हालांकि उसको ज़्यादा समय मिला नहीं। और फिर हमने शेरशाह सूरी के जो है सासाराम बिहार मकबरे की भी हम लोग चर्चा कर चुके। फिर हमने बात करी थी अकबरकालीन स्थापत्य कला की, और इसी अकबरकालीन इमारतों में हमने सबसे पहले देखा कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो हुमायूं के मकबरे से लगातार पिछले 3-4 साल से प्रश्न लगातार आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपका हुमायूं का मकबरा। एक एक चीज हुमायूं के मकबरे के बारे में मैं आपको बता चुका, कुछ तस्वीरें भी मैं आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में बता चुका। आगे की अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि आगरा में किन किन इमारतों का जो है अकबर ने अपने शासनकाल में निर्माण करवाया। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आगरा के लाल किले की। ठीक है ना, आगरा के लाल किले की। और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। हालांकि इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ वो 1566 से लेकर के 1573 ईस्वी तक इसका निर्माण चला। इसके जो वास्तुकार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वास्तुकार इसके थे कासिम खां, या हम बोलते हैं डिजाइनर। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं आगरा के लाल किले की अकबरकालीन इमारतें। अकबरकालीन इमारतें, और इसमें हम बात कर रहे हैं आगरा। ठीक है, आगरा का लाल किला। देखिएगा, निर्माण 1566 ईस्वी से लेकर के 1566 ईस्वी में प्रारंभ, और 1573 में ये इसका निर्माण जो है पूर्ण हुआ। बात करें वास्तुकार की, तो जो इसके वास्तुकार थे वो थे कासिम खां। वास्तुकार कौन थे? कासिम खां। चलिए, तो पहला बेसिक सा आपका प्रश्न बनता है कि आगरा का लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा। कब निर्माण प्रारंभ हुआ? 1566 में। कहां से कहां तक चला? 1573। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? कासिम खां। आगे यदि हम बात करें इस आगरा के लाल किले की, तो आगरा का जो लाल किला है दोस्तों, याद रखिएगा कि कौन सी नदी के किनारे है। ये प्रश्न आपका बेसिक सामान्य पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि आगरा का जो लाल किला है वो यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक तो है दिल्ली दरवाजा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका, पूछा हुआ प्रश्न है। दिल्ली दरवाजा, और दूसरा अमर सिंह दरवाजा। कौन सा? दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह दरवाजा कौन सी इमारत का भाग है? तो याद रखिएगा कि आगरा के लाल किले का भाग है ये दिल्ली दरवाजा और अमर सिंह दरवाजा। ठीक है ना, कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है।
इसमें दो दरवाजे हैं, देखिएगा, दो दरवाजे हैं। एक तो है आपका दिल्ली दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, और दूसरा आपका कौन सा है, अमर सिंह दरवाजा, अमर सिंह दरवाजा। ये दो दरवाजे हैं ये, ठीक है। ये कौन सा है, दिल्ली दरवाजा है, दूसरा कौन सा है बेटा, याद रखना, अमर सिंह दरवाजा है। आगे बात समझ में, आगरा की इमारतों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात करी है आगरा के लाल किले की। किसकी बात करी है, आगरा के लाल किले की। आगे हम बात करते हैं तो याद रखना कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि अकबर ने लाल किले में लगभग 500 इमारतों का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरा के लाल किले में लगभग कितनी 500 इमारतों का निर्माण करवाया। अब आप सोच सकते हैं कि केवल आगरा के लाल किले में 500 इमारतों का निर्माण हो, बड़ी बात थी। और इस निर्माण में उसने वस्तुतः बंगाल और गुजरात शैली से जो है यहाँ की इमारतों का निर्माण करवाया, ठीक है। आगरा के लाल किले में दो प्रमुख इमारतें हैं, एक तो जहांगीर का महल और दूसरा अकबर का महल। अब यहां से जहांगीर के महल से आपका प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण। क्या प्रश्न बनता है, ये पिछली बार पूछा जा चुका है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जहांगीर के महल का निर्माण किस महल की नकल पर है। तो ग्वालियर के मान सिंह महल, जिसे मान मंदिर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मान महल, उस मान मंदिर के नकल के ऊपर आधारित है। कौन सा बेटा जी, याद रखिएगा कि जहांगीर का महल। याद रखना कि इसी दौरान इसमें दो प्रमुख इमारतें कौन कौन सी, एक तो जहांगीर का महल और दूसरा अकबर का महल। कुल लगभग उसने 500 इमारतों का निर्माण करवाया। ये विशेष महत्वपूर्ण आपकी बात बन जाती है। दूसरी यदि हम बात करते हैं इसी कड़ी में, तो देखिएगा कि 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया। किसने, अकबर ने। अब यहां से आपका ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला कौन सा है। अकबर के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो याद रखिएगा कि अकबर ने जिस 583 ईस्वी में इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था, वही इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा निर्मित इमारतों में से सबसे बड़ा किला माना जाता है, सबसे बड़ा किला माना जाता है। एक प्रश्न फिर यहां से एक प्रश्न और पुट होता है, जो कि हालांकि कला संस्कृति साहित्य से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुगलकालीन कला संस्कृति साहित्य और स्थापत्य कला इन तीन क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमती है, तो तीन राजधानियां, ये तीन क्षेत्र तीन राजधानियों के रूप में रहे अकबर के काल में। कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करें आगरा, 1598 से 1605 ईस्वी मृत्यु के समय आगरा राजधानी थी, किसकी, अकबर की। लाहौर 1585 से 1598, फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर के 1584। आगे बात समझ में क्लियर है। तो याद रखना है कि सबसे पहली राजधानी कौन सी थी अकबर की, आगरा। लगभग 1569 ईस्वी तक आगरा अकबर के काल के जीवन में अकबर जो है उसकी राजधानी बनी रही। फिर 1569 से लेकर 1584 फतेहपुर सीकरी। आगे हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी की जो इमारतों का निर्माण करवाया गया। और फिर हम बात करेंगे बेटा लाहौर राजधानी रहा, लाहौर 1585 से लेकर के 1598 तक। और लास्ट में फिर से अंतिम समय में एक बार पुनः आगरा आ गया था 1598 से लेकर के 1605। अकबर की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु कहां पर हुई, आगरा में। आगे बात समझ क्लियर है। आगरा के किले में जो याद रखिएगा कि आगरा के किले पर पहली बार जो है अधिकार पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इसी के समय
ये जो आगरा का जो क्षेत्र था ये मुगलों के अधीन आ गया था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एस्पेक्ट वो अलग तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि आगरा के किले के ऊपर पहली बार अधिकार, है ना, आप कोई दूसरी जैसे तैयारी करते हैं तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगरा के किले के ऊपर पहली बार अधिकार कौन से युद्ध के बाद, तो याद रखिएगा कि पानीपत के युद्ध के बाद में। कौन से युद्ध के बाद में? पानीपत के युद्ध के बाद में। इसके अलावा अकबर ने 1581 ईस्वी में अटक के किले का निर्माण करवाया था। मैगजीन के दुर्ग का निर्माण, मैगजीन आपको पता है कि जो है अजमेर में है, ठीक है। मैगजीन के दुर्ग का निर्माण, अजमेर जो मैगजीन का किला है, यदि आपने किसी ने देखा है तो इस किले का निर्माण भी अकबर के द्वारा 1578 ईस्वी में करवाया गया था। आगे बात समझ क्लियर है? तो आगरा में आपको कुछ विशेष बातें याद नहीं रखनी है, यही बातें याद रखनी है। देखिए कुछ लिख देता हूँ कुछ चीजें कि आगरा के लाल किले में अकबर ने लगभग 500 इमारतों का निर्माण करवाया। अकबर ने लगभग 500 इमारतों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 2-3 नोट लगा रहा हूं मैं आपको, नोट। कि आगरा के किले के ऊपर सर्वप्रथम अधिकार, आगरा के किले पर सर्वप्रथम अधिकार पानीपत के युद्ध के समय, पानीपत के युद्ध के समय बाबर ने किया। नोट नंबर 2 कि अकबर के काल में (1569 ईस्वी तक वे अंतिम समय (1598 से लेकर 1605 ईस्वी तक आगरा राजधानी के रूप में रहा। आगरा की लाल किलों, आगरा के
लाल किले की इमारतों का निर्माण बंगाल प्लस गुजराती शैली प्लस मुगल शैली में किया गया। ठीक है, क्लियर। आगरा के किले में अकबर कालीन दो प्रमुख इमारतें हैं। अकबर कालीन दो प्रमुख इमारतें। देखिएगा कौन कौन सी इमारतें हैं। अकबर का महल, और नंबर 2 जहांगीर महल। इसमें विशेष इंपॉर्टेंट बात क्या बनती है बेटा, याद रखना कि इस महल की नकल, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, इस महल की नकल ग्वालियर के मान सिंह महल जिसे मान महल कहा जाता है, मान मंदिर कहा जाता है, याद रखिएगा मान मंदिर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इस महल की नकल ग्वालियर के मान सिंह महल या मान मंदिर के आधार पर की गई है। ठीक है, क्लियर। चलिएगा नोट 1583 में अकबर द्वारा निर्मित, 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद का किला इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला माना जाता है। पहली बात,
दूसरी बात कि अकबर ने 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया। तथा 1581 में अटक के दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखना। देखो, आगरा में अकबरकालीन दो सबसे प्रमुख इमारतें कौन कौन सी मानी जाती है, लगभग बाकी की चीजें नष्ट हो चुकी। ठीक है, एक तो अकबर का महल, दूसरा जहांगीर का महल। जहांगीर के महल की जो नकल है वो किस आधार पर, मान सिंह का महल जो कि ग्वालियर के राजा, ठीक है ना, या जिसे क्या कहा जाता है, मान मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा देखो, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा। फिर याद रखना कि 1583 में इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा निर्मित जो है सबसे बड़ा किला माना जाता है कौन सा, इलाहाबाद का किला। इसी में याद रखिएगा कि 1578 में अकबर ने जो है अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का, मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया। 1581 में अटक बोले तो क्या, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में है ना, पंजाब, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान है ना, वर्तमान पाक, ठीक है ना। अटक के किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ये हमने बात कर ली आगरा के कुछ जो प्रमुख इमारतें थी अकबरकालीन, उनकी हमने चर्चा कर ली। अब विशेष महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं फतेहपुर सीकरी। किसकी बात करने वाले हैं, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी देखिएगा, ज्यादा जो आपके प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। कहां से बेटा जी, याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1569 ईस्वी में सीकरी नामक स्थान के ऊपर, सीकरी नामक के स्थान पर एक पहाड़ी के ऊपर इस फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था। प्रारंभ में इसका नाम क्या था, सीकरी था। पहाड़ी के ऊपर, किसके ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर इसका निर्माण करवाया गया 1569 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये बात महत्वपूर्ण बन जाती है आपकी। और पहाड़ी पे ऐसे याद रखना कि बहाई क्या चीज, फतेहपुर सीकरी को, है ना। बाद फतेहपुर, हालांकि नाम फतेहपुर जो नाम जोड़ा गया था ना, वो गुजरात विजय के बाद 1572-73 ईस्वी में जब गुजरात विजय की गई अकबर के द्वारा, तो इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था, सीकरी का नाम क्या कर दिया उसने, फतेहपुर सीकरी कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को विशेष स्मरणीय है। ठीक है, याद रखना इसको। इसका जो वास्तुकार था वो कौन था, बहाउद्दीन। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया। राजधानी बनाने के बाद में यहां पर अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, और यहां पर जो इमारतें बनाई गई थी अकबर के द्वारा वह अतुलनीय थी, अविश्वसनीय थी, अनिर्वचनीय थी।
बहुत ही शानदार भव्य इमारतों का यहाँ पर निर्माण करवाया अकबर के द्वारा। वस्तुतः यहाँ निर्मित जो इमारतें हैं, इन निर्मित इमारतों को हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वस्तुतः अकबर ने भी यही किया था। कुछ इमारतें जो विशाल राजप्रासाद के रूप में, कुछ इमारतें जहां पर केवल निवास स्थान बने हुए थे, कुछ इमारतें जहां पर कार्यालय थे, और कुछ स्थान जहां पर धार्मिक स्थान या धार्मिक भवन जो थे वो इस प्रकार से इस पूरे की पूरी जो फतेहपुर सीकरी थी इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। यहाँ की जो इमारतें थी, इन इमारतों को 4 भागों में, कौन कौन सी? विशाल राजप्रासाद, भव्य बड़े बड़े राजप्रासाद बनाए गए। निवास स्थान, ठीक है ना, निवास स्थान हर, चाहे रानियों के भी, जैसे हम जोधाबाई की बात करेंगे, है ना, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो आगे चर्चा करें। खैर, तो अकबर का खुद का महल, जहांगीर के निवास के लिए अलग से महल, तो निवास स्थान बनाए गए, बड़े बड़े राजप्रासाद थे, निवास स्थान थे, कार्यालय बनाए गए, ठीक है, विभागों के अनुसार, ठीक है। और साथ ही साथ फिर धार्मिक स्थान भी बनाए गए, धार्मिक भवनों का निर्माण भी करवाया गया। तो 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम फतेहपुर सीकरी की इमारतों, ठीक है। आगे बात समझ के लिए रहे तो याद रखिएगा। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों। एक तो चापाकार है, चापाकार मतलब इस्लामी शैली का इसमें प्रयोग किया गया। दूसरा धर्निक शैली का मिश्रण है। चापाकार और धर्निक शैली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें कौन सी शैली में बनी हुई है। तो वहां पर सीधा सीधा आपका नहीं आएगा प्रश्न। क्या प्रश्न आएगा? प्रश्न तो यही आएगा, ऑप्शन में जो है आपको उलूल जुलूल मिलेगा, चापाकार और धर्निक शैली। चापाकार का मतलब इस्लामी शैली होता है बेटा जी, याद रखना, और धर्निक का मतलब होता है हिंदू शैली। तो हिंदू और इस्लामी शैली का मिश्रण है, सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और सीधा सीधा कथन ये भी दे दिया जाता है, क्या कथन दे दिया जाता है कि फतेहपुर सीकरी जो है वहाँ की इमारतों में इस्लामी और हिंदू शैली का मिश्रण किया गया। सत्य है या असत्य है? ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्न भी बन सकते हैं। लेकिन यदि हिंदू और इस्लामी शैली नहीं आकर के सीधे सीधे, इस्लामी का मतलब मुगल शैली थी जो हम बात कर चुके, ठीक है ना, वहीं पर याद रखिएगा कि चापाकार और धर्निक शैली। क्या चीज़? चापाकार और धर्निक शैली। इसके बाद जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी विशेष इमारतें हैं, तो हम बात करेंगे दीवान आम की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती थी, ये सारी बातें आगे हम करेंगे। देखिएगा कि अकबर ने 1569 ईस्वी में सर्वप्रथम एक पहाड़ी पर इस नगर की नींव डाली। तथा इसे सीकरी नाम दिया। तथा इसे सीकरी नाम दिया। गुजरात विजय के बाद इसका नाम बदलकर ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विजय के बाद? फतेहपुर सीकरी। फतेह मतलब विजय होता है, ठीक है।
फतेहपुर सीकरी रखा। ठीक है, क्या नाम रखा? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था उसका नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। तथा यहाँ अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं हम। विशाल राजप्रासाद, निवास स्थान, नंबर 3 कार्यालय, और नंबर 4 बेटा धार्मिक भवन। धार्मिक भवन। विशेषता क्या है? विशेषता कि फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों में चापाकार
चापाकार का मतलब होता है बेटा याद रखना इस्लामी वे धार्मिक धार्मिक का मतलब होता है हिंदू शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है, देखो ध्यान देना, सीधा सीधा आपका प्रश्न बनता है कि कौन सी शैली का प्रयोग किया गया फतेहपुर सीकरी की इमारतों में। तो एक तो चापाकार इस्लामी और धार्मिक का मतलब होता है हिंदू, इन दोनों शैलियों का मिश्रण किया गया है कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी की इमारतों में। आगे बात समझ क्लियर है। देखो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आगरा के किले में अकबरकालीन कौन सी दो इमारतें शेष बची है, या कौन सी दो प्रमुख इमारतें हैं। तो याद रखना, एक तो अकबर का महल, दूसरा जहांगीर का महल। किसका? जहांगीर का महल। जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है जहांगीर के महल की नकल किस आधार पर, तो ग्वालियर के मानसिंह महल। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है, तो ये बात याद रखना। और फिर हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी में जो निर्मित इमारतें हैं उनको 4 भागों में विशाल राजप्रासाद बनाए उसने। ठीक है, निवास स्थान बनाए अलग अलग लोगों के लिए, अपनी जो प्रमुख रानियां थी है ना, उन रानियों के लिए भी उसने जो है निवास स्थान बनाए, खुद के लिए अलग से निवास स्थान बनाए, कार्यालयों का निर्माण किया गया, साथ ही साथ धार्मिक स्थान बनाए गए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। चलिए, कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीवान ए आम। किसकी बात करेंगे बेटा? दीवान ए आम। तो दीवान ए आम से आपका प्रश्न बनता है। देखो, दीवान ए आम जो है वस्तुतः आयताकार प्रांगण हुआ करता था। कैसा था? आयताकार प्रांगण था, दीवान ए आम जिसे कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक गुरुवार को बैठ करके अकबर यहां पर न्याय करता था। प्रत्येक गुरुवार को बैठा करता था कहां पर? अकबर, दीवाने आम में, और यहां पर बैठ करके न्याय करता था। साथ ही साथ जनता की किसी भी प्रकार की कोई भी फरियाद हो, फरियाद का मतलब क्या है भाई? जनता का कोई भी जो है उसको रिक्वेस्ट करनी हो जनता को, तो वो भी फरियाद लेकर के, जब फरियादी के रूप में आते थे तो वो भी कहां पर? दीवाने आम में बैठ करके उनकी जो है फरियाद सुनता था। कौन? अकबर की, भाई कहां पर कोई किसी न्याय व्यवस्था में तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कहीं कुछ और तो नहीं है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात अगली क्या? दीवान एक खास, दीवाने आम लोगों के लिए था। दीवाने आम कैसे याद रखोगे कि आम लोगों के लिए था। आम लोगों को वहां पर क्या मिलता था? न्याय। कब मिलता था? प्रत्येक गुरुवार को। और साथ ही साथ आम व्यक्ति जब अपनी क्या करता था बेटा, याद रखना कि मन की कोई भी इच्छा है या फिर कोई कहीं पर कोई गड़बड़ झाला हुई है तो फरियाद लेकर के आया है, तो उस फरियाद को भी वो दीवाने आम में बैठ करके सुनता था। अब दीवाने खास तो खास होना चाहिए ना, तो याद रखना कि दीवाने खास का मतलब यही है कि अकबर का व्यक्तिगत भवन, अकबर का व्यक्तिगत भवन किस नाम से जाना जाता था? दीवान एक खास के नाम से। हालांकि मेरा मन था बहुत कि तस्वीरों के माध्यम से ये चीजें आपको दिखा करके पढ़ाई जाए, लेकिन अभी थोड़ा कुछ संभव नहीं हो रहा है ना। कुछ तस्वीरें हालांकि मैं जो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो आपको दिखाना बहुत बेहद अनिवार्य मैं समझता हूँ ना, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। खैर, मेरा प्रयास ये रहता है कि हर एक तस्वीर को आपको दिखा करके, क्योंकि तस्वीर दिमाग में सेट हो जाती है। चलिए खैर उसको छोड़िए। दीवाने खास, खास को कैसे याद रखेंगे बेटा? खास को याद रखेंगे कि खास था। खास किसके लिए? अकबर के लिए खास होगा तो व्यक्तिगत होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। खास होगा तो व्यक्तिगत होगा कि नहीं होगा? अकबर का व्यक्तिगत भवन था दीवाने खास, और भवन के मध्य एक स्तंभ था, और उस स्तंभ के ऊपर एक वृत्ताकार मंच लगा हुआ होता था। देखो कैसे, वृत्त के आकार का इस प्रकार से मंच लगा हुआ था। ठीक है ना। अब ये जो वृत्ताकार जो मंच बना हुआ था ना, ये इसके नीचे 36 गुंथे हुए तोड़े
अगली क्लास में दिखाई दूंगा। चलो ये इसका तस्वीर मैं आपको दीवाने खास का, ठीक है ना। तोड़े के मतलब बड़े बड़े ऐसे टुकड़े होते थे पत्थर के, ठीक है ना। आगे बात समझ। तो 36 गुंथे हुए तोड़ों के ऊपर टिका हुआ था क्या चीज, दीवाने खास। बहुत सुंदर था, बहुत भव्य था। आगे बात समझ। मंच के जो पत्थर थे वो एक गैलरी के माध्यम से जुड़े हुए थे, और वहीं से मंच का जो भवन था वो एक पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जहां अकबर जाकर के बढ़िया स्नान वनान कर सकता था। और प्रांगण के मध्य 4 छतरियां निर्मित है। प्रांगण के मध्य कितने, 4 छतरियां निर्मित है। दीवाने खास की हमने बात की। फिर देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा महल कौन सा है। तो देखो, जोधा अकबर की कहानियां सुनी है ना आपने, तो जोधा बाई के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और सबसे बड़ा भी बनाएगा भाई। मरियम उज्जैमानी थी जोधा बाई। कौन है, जोधा बाई। मरियम उज्जैमानी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जिसने सबसे पहले मुगल सल्तनत को संतान दी हो, वो मरियम उज्जैमानी। वस्तुतः जोधाबाई क्या, क्योंकि हिंदू रानी थी, और हिंदू रानी थी इसलिए इसका जो निर्माण है वो गुजरात के कारीगरों के द्वारा किया गया, गुजराती शैली में। कौन सी शैली में, गुजराती शैली में। तो ये 3 चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। दीवाने आम, प्रमुख इमारतों की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जी। प्रमुख इमारतें, नंबर 1 दीवाने आम, आयताकार प्रांगण था। अकबर प्रत्येक गुरुवार को यहां पर बैठकर अकबर प्रत्येक गुरुवार को यहां बैठकर न्याय करता था। तो याद रखना कि दीवाने आम में बैठकर दीवाने आम में बैठकर अकबर जनता की फरियाद भी सुनता था। अकबर जनता की
फरियाद भी सुनता था। ठीक है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे। फरियाद, फरियाद का मतलब कोई चीज उनकी फरियाद समझते हैं सब लोग, ठीक है ना, उनकी मन की कोई इच्छा हो, है ना, कहीं कोई उनको उचित न्याय नहीं मिला हो, किसी भी प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये सारी की सारी चीजें याद रखना, फरियाद। नेक्स्ट, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास। खास का मतलब क्या है? खास, और खास का मतलब खास तो मतलब क्या? व्यक्तिगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा जी? व्यक्तिगत। अकबर का व्यक्तिगत भवन क्या कहलाता था? याद रखना, दीवाने खास कहलाता था। ठीक है ना, क्या कहलाता था? दीवाने खास। अकबर का व्यक्तिगत भवन था, अकबर का व्यक्तिगत भवन था। कौन सा? दीवाने खास। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। भवन के मध्य एक स्तंभ है ना, और स्तंभ जो है वृत्ताकार मंच था स्तंभ पर, जो कि 36 तोड़ों के मध्य टिका हुआ था। याद रखिएगा कि भवन के मध्य एक स्तंभ पर, एक स्तंभ पर वृत्ताकार मंच था, वृत्ताकार मंच बना हुआ था, जो कि गुंथे हुए तोड़ों पर टिका हुआ था। मंच पत्थर की एक गैलरी द्वारा, पत्थर की एक गैलरी द्वारा जुड़ा हुआ था, तथा एक पुल से जुड़ा हुआ था, पुल से जुड़ा हुआ था। प्रांगण के मध्य 4 छतरियां निर्मित थी। प्रांगण के मध्य 4 छतरियां निर्मित थी। ठीक है जी,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल, देखो बेटा ध्यान रखना, जोधाबाई के महल में क्या ध्यान रखोगे, दो चार चीजें कि फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल माना जाता है जोधाबाई का महल। निर्माण गुजराती कारीगरों के द्वारा किया गया है, तो शैली भी कौन सी होगी, गुजराती शैली में निर्मित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा वे सर्वश्रेष्ठ महल माना जाता है। सबसे बड़ा वे सर्वश्रेष्ठ वे सबसे बड़ा महल माना जाता है। निर्माण गुजराती शैली में गुजराती कारीगरों के द्वारा किया गया। गुजराती कारीगरों के द्वारा किया गया। चलिए, तो ये हमने बात कर ली जोधाबाई के महल की। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ महल माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जहां से बेटा आपसे पूछा ही जाता है, कौन सा प्रश्न पूछा जाता है उसकी बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको। अगली जो हम लोग इमारत पढ़ रहे हैं वो इमारत हम पढ़ रहे हैं तुर्की सुल्ताना का महल। तुर्की सुल्ताना का महल, ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। तुर्की सुल्ताना का महल, देखो सुनो बेटा,
तुर्की सुल्ताना के महल का निर्माण क्यों किया गया? अकबर की जो तुर्की रानियां थी, अकबर की जो तुर्की रानियां थी, इन तुर्की रानियों के निवास के लिए अकबर ने एक तुर्की सुल्ताना का महल बनवाया। वस्तुतः इसका निर्माण जो किया गया था वो पंजाबी कारीगरों के द्वारा किया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न अर्थात मोती कहा है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का रत्न या मोती किसे कहा जाता है? ये प्रश्न हजारों बार पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा बेटा, किसको? तुर्की सुल्ताना के महल को क्या कहा गया है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, इसका निर्माण अकबर ने आपने रुकैया बेगम का नाम सुना होगा। रुकैया बेगम, दीवाने खास देखो अलग अलग पद होते थे, अलग अलग ओहदे होते थे। जैसे मरियम उज्जमानी है ना, दीवाने खास उसको पद दिया जाता था जो कि बादशाह की सबसे प्रमुख रानी हुआ करती थी, सबसे प्रमुख रानी हुआ करती थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सबसे प्रमुख रानी जो थी उस समय, हालांकि पहले तो रुकैया बेगम थी जिनके साथ में उनका प्रथम विवाह किया गया था अकबर का, ठीक है। बाद में जोधाबाई को भी ये जो है उपाधि मिल गई। अकबर जो है अपनी कई 3-4 जो रानियां थी, जो सबसे प्रमुख बैराम खां की पत्नी जिसके साथ में उन्होंने विवाह किया था, है ना, सलीमा बेगम, ठीक है। तो सलीमा बेगम हो गई, रुकैया बेगम हो गई, ठीक है। और जो हम बात करें बेटा जोधाबाई, हरखाबाई वस्तुते, है ना, जो कि इतिहास में जोधाबाई के नाम से विख्यात हुई। अब ये कहीं ना कहीं फिर ये जोधाबाई का जो महल बनाया गया, ये इस बात को साबित करता है कि सब हाँ उन्हें जोधाबाई कहा जाता था। वस्तुतः फिर इतिहासकारों ने मारवाड़ के राजा, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, उसको भी जोधाबाई कहने का प्रयास किया, लेकिन ये जो जोधाबाई का महल बनाया गया था ये हरखाबाई का महल एक तरीके से, ठीक है ना, जो कि अकबर की सबसे प्रिय रानी, जहांगीर की माँ, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो याद रखना कि जो तुर्की जो रानियां थी, इन तुर्की रानियों के निर्माण के लिए उसने जो है अकबर ने निर्माण करवाया था। तुर्की सुल्ताना का महल कहा जाता था, है ना, तुर्की जो रानियां थी उनके निवास के लिए, ठीक है। रजिया बेगम, ठीक है, दीवाने खास, मतलब जो सबसे प्रमुख रानी हुआ करती थी उसको दीवाने खास, ठीक है। तो इसका निर्माण अकबर ने तुर्की रानियों के निवास हेतु किया, निवास हेतु। इसका निर्माण पंजाबी कारीगरों के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण पंजाबी कारीगरों के द्वारा किया गया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट, कि पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना के महल को मुगल स्थापत्य कला का रत्न अर्थात मोती कहा है। मुगल स्थापत्य कला का
रत्न अर्थात क्या कहाँ है, मोती कहाँ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। ये फतेहपुर सीकरी की कुछ महत्वपूर्ण इमारतों की हमने बात की, अभी हम लोग पूरी हुई नहीं है, बहुत सारी इमारतें हैं। बीरबल के महल की भी हम लोग बात करेंगे, मरियम महल की भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग करने वाली हमारी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।